प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह क्लास इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अर्थात उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए है। आज मैं आपको जायसी रचित कड़वक के दूसरे भाग को समझाने जा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको कड़वक के पहले खंड का भावार्थ स्पष्ट किया था। इस क्लास में दूसरे भाग के भावार्थ को स्पष्ट करने जा रही हूँ। आप लोग पुस्तक सामने रख लीजिए, इससे आप लोग को भावार्थ समझने में आसानी होगी। जायसी एक संक्षेप नाम है इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विवाद है। एक अनुमानतः यह माना जाता है कि इनका जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में 1492 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1548 में हो गई थी। यह उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस गांव में रहते थे और सूफी संतों से काफ़ी प्रभावित थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेमाख्यान काव्य में जो इनका प्रेम व्यक्त हुआ है ईश्वर के प्रति, उस पे सूफी काव्य का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो ये कड़वक का दूसरा भाग में बताने जा रही हूँ इसका भावार्थ। इसको देखिए। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। पहला लाइन देखिए। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। मोहम्मद यानी कि कवि स्वयं के बारे में बोलते हैं कि मैंने यह काव्य रच कर सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर का पावा, और जिसने भी इस काव्य को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। जोरी लाई रकत के ले, मैंने इस काव्य को रक्त की लेई से लगाकर इसको जोड़ा है। मतलब लेई जो थी, किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए काम में आता है, उसी चीज़ को बोल रहे हैं जोरी लाई रकत के लेई। मतलब रक्त के लेई से इन्होंने इस काव्य को जोड़ा है। और गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और इस काव्य को उन्होंने गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। तो इसका अर्थ यह स्पष्ट हुआ। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। इस काव्य को मोहम्मद ने रच कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसने प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। इसके बाद का जो लाइन है, ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। तो इसका पहला है ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कि मेरे इस रचना के द्वारा संसार जब मैं नहीं भी रहूं तो वो मुझे पहचानता रहे, मुझे याद करता रहे। कहाँ सौ रतन सेनी अस राजा, अब वो रतन सेन राजा नहीं रहे। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, वह बुद्धिमान सुका मतलब कि जो पद्मावती का
तोता था उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो बुद्धि वाला सुग्गा भी अब नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राधो जे किन्हीं बखानू। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान भी अब नहीं रहा, कह राघव जे किन्न बखानो। लेकिन इस अपने जो उन्होंने कहानी के माध्यम से आज भी ये चरित्र चल रहे हैं, पाठकों द्वारा पढ़े जा रहे हैं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहाँ वह रूपवती, परम रूपवती पद्मावती रानी भी नहीं रही, लेकिन कोई इस जग में नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानी इस पद्मावत के माध्यम से चल रही है। उसके बाद वो लिखते हैं, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु। मतलब वह पुरुष महान है जिसकी कीर्ति अमर हो जाती है। इस संसार में यश जो है वो उस जिसका अमर हो जाता है, जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में अमर हो जाती है, वह पुरुष धन्य है। कोई फूल मरे पर मरे न बासु। और उसी प्रकार कीर्ति और जस रह जाती है जैसे फूल के मुरझा जाने पर भी उसकी खुशबू उससे अलग नहीं होती है, खुशबू उसमें विद्यमान रहती है। उसी प्रकार अगर कोई पुरुष जिसका यश और कीर्ति जो है वो बना हुआ है तो वो पुरुष धन्य है। उसी फूल की तरह जैसे कि वो मुरझा जाने पर भी सुगंध को धारण किए रहता है, उसका सुगंध कहीं नहीं जाता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्न जस मोल। इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न किसी ने खरीदा है। अर्थात यश न किसी के द्वारा बेचा जा सकता है और ना ही यह किसी के द्वारा खरीदा जा सकता है, मोल लिया जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। मतलब जो यह कहानी पढ़ेगा जिसे मैंने अपनी रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, उस कहानी को पढ़ने के बाद वो जरूर मेरे बारे में दो शब्द याद करेगा, दो शब्द वो मेरे बारे में बोलेगा। अर्थात इसमें कवि का, जायसी का ये आशय है कि कीर्ति और यश ही वो चीज़ है जो मनुष्य को अमर कर देती है। इसमें रचना के महत्वपूर्णता को कवि ने स्पष्ट किया है कि जग में वो केवल रचना ही नहीं, किसी भी प्रकार की यश या कीर्ति ही रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें इस संसार में विनष्ट हो जाती हैं। चाहे वो मनुष्य का अपना सुंदरता हो या अलाउद्दीन खिलजी की वीरता हो या कुछ भी, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो ये इसका भावार्थ था। आपको इस पे क्वेश्चन भी पूछेगा और कुछ पंक्तियों को व्याख्या के लिए भी दे सकता है। तो इसके बाद मैं व्याख्या के लिए पंक्तियों को आपको पीडीएफ के माध्यम से बोलूँगी। जैसे व्याख्या के लिए पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है उसको एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें है, जो लही अम्बही डाभ न हुई, तो लही सुगंध बसाही न कोई। तो इसको आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के स्तुति खंड से ली गई हैं। कवि ने यहाँ अपने स्वाभिमान को, अपनी रूपहीनता को प्रकृति की विभिन्न चीज़ों से तुलना करते हैं, जिसमें उन्होंने तुलना के क्रम में यह कहा है कि जब तक आम में नुकीले डाभ नहीं आते हैं, मतलब मंजर नहीं निकलता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ऐसे आम का पेड़ है तो आपको कोई सुगंध नहीं देगा, लेकिन उसमें जब मंजर आ जाते हैं, डाभ निकल जाता है, तो वह सुगंध से भर जाता है। इसी प्रकार आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण व्याख्या पंक्तियाँ हैं, जैसे धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु।
मतलब वो पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति यश इस संसार में अमर हो जाती है। जैसे फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन फूल की सुगंध कभी भी नहीं मरती है, वो उसमें हमेशा विद्यमान रहती है। उसी प्रकार किसी भी पुरुष की यश या कीर्ति या मनुष्य की वो हमेशा विद्यमान रहती है, वो कभी नहीं मर सकती है, मनुष्य चाहे मर जाए। इस सारी पंक्तियों का जो व्याख्या मैंने बताया और कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे, इसका भावार्थ अच्छी तरह से। ठीक है, अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।